हेलो। हेलो सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ यस जी। सर। चलिए ठीक है। लॉज ऑफ मोशन की क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे हम। मुझे आप ये बताओ, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? अभी तक तो हमने वो स्प्रिंग बैलेंस स्टार्ट किया था। स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था हमने, बेसिक है ना। हाँ जी। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में आइडिया दिया था मैंने कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, और उसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाया होगा। स्प्रिंग फोर्स की एक्स के इक्वल होती है ना। ये एक्सप्रेशन ही बताया था, सिंपली आपने ये बताया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में दो काम की बातें, ये दो डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए बनाने। एक स्प्रिंग है मेरे पास जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, ठीक है। एल इसकी नेचुरल लेंथ है, और इसके बारे में एक और पैरामीटर दिया होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्टिफनेस भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको खींचने के? अभी समझा देता हूँ इसको मैथमेटिकली। अभी तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस एल की बजाय एल प्लस एक्स है, तो ये स्प्रिंग आपका स्ट्रेच्ड है। और अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो ये स्प्रिंग इसको इधर पुल कर रहा होगा और इसको इधर पुल कर रहा होगा, हाँ जी। ठीक है। हाँ तो जी। जैसे रोप में टेंशन की फोर्स दिखा देते हैं ना, तो ये टेंशन इन द स्प्रिंग हो गई, और ये टेंशन लेफ्ट वाले ब्लॉक पे राइट की तरफ लग रही होगी और राइट वाले ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ लग रही होगी। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर यहीं पर आप स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो अगर स्प्रिंग ब्लॉक्स पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक्स स्प्रिंग पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे ना। तो ये फोर्स किसने लगाई? बाय ए ऑन द स्प्रिंग। और ये फोर्स किसने लगाई? बाय बी। बाय बी ऑन द स्प्रिंग। अगर ये वाली फोर्स एक एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? तो जो स्प्रिंग है वो भी ब्लॉक ए को अपनी तरफ खींच रहा होगा, एफ फोर्स। तो कहाँ है वो रिएक्शन? मैंने बनाया क्या? नहीं, आपने नहीं बनाया, मैं आपको बता रही हूँ। मैडम ये बना रखा है, ये रहा इसका रिएक्शन। हाँ जी। ये जो फोर्स है बाय स्प्रिंग ऑन है ना। हाँ जी। और ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? वो जो आपने फर्स्ट वाले डायग्राम में राइट लेफ्ट की तरफ फोर्स दिखाई है, ये हो गई बाय स्प्रिंग ऑन बी, राइट। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है ये k टाइम्स x के इक्वल है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी? l, और अभी स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? l प्लस एक्स। तो हम कहेंगे स्प्रिंग इलोंगेटेड है बाय ए वैल्यू x। और ये जो फोर्स है ये इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि k एक कांस्टेंट है। क्योंकि k एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं f वर्सेस x ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसको हम बोलते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मेरे को ना के वाला पार्ट अच्छा समझ नहीं है, उसका वैसे कांस्टेंट का पार्ट। दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के स्प्रिंग है मेरे पास। ये मेटल 1 का बना हुआ है और ये मेटल 2 का बना हुआ है। तो अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना चाहता हूं बाय अप्लाइंग फोर्स, दोनों को
दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना चाहते हो। बाय अप्लाइंग अ फोर्स, राइट। तो अगर ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, और दोनों ही केस में मैं लेंथ सेम L+X करना चाहता हूं, तो इस केस में मेरे को फोर्स अलग लगानी पड़ेगी और इस केस में मेरे को फोर्स अलग लगानी पड़ेगी। तो मेटल हाँ 1 जी। के केस में फोर्स मान लेता हूँ F1, और मेटल 2 के केस में फोर्स मान लेता हूँ F2 है। हाँ जी। यस सर। तो ये दोनों स्प्रिंग्स सेम इलोंगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्स दिखा रहे हैं, तो इनकी स्टिफनेस अलग अलग है। एक स्प्रिंग है जो ज्यादा स्टिफ है, उसको खींचना मुश्किल है, और एक स्प्रिंग है जो कम स्टिफ है, उसको खींचना आसान है, राइट। तो F1 K1X हो जाएगा, और F2 K2X हो जाएगा। K1 मेटल 1 की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और K2 जो है वो मेटल 2 की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक कॉपर का बनाया हुआ स्प्रिंग हो सकता है, दूसरा आयरन का बनाया हुआ स्प्रिंग हो सकता है, और कॉपर और आयरन की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, स्टिफनेस अलग अलग होती है। तो कॉपर के स्प्रिंग को सेम अमाउंट से खींचना है या आयरन के स्प्रिंग को सेम अमाउंट से खींचना है, तो दोनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो डिफरेंस जो आ रहा है वो हम के की टर्म्स में इंटरप्रेट करते हैं, राइट। ओके हाँ सर। जी। ओके सर। आ रही बात समझ में आपको? हाँ यस जी। सर। तो यहां से K1 आ गया F1/x, और K2 आ गया F2/x। इन जनरल हम कहेंगे K इज F/x। तो फॉर एनी स्प्रिंग द स्टिफनेस or the spring constant is the force required per unit extension। अगर x की वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो k की वैल्यू F के बराबर हो जाएगी, हाँ जी। है ना। हाँ जी। हाँ तो जी आप सर। कहेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलोंगेशन ऑफ 1 मीटर। ओके। ठीक है। ओके सर, हाँ ठीक जी। है। Spring constant is the force required to produce an elongation of 1 मीटर। 1 मीटर। अगर किसी स्प्रिंग का K 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि टू प्रोड्यूस एन elongation of 1 सेंटीमीटर, a stretching force of 100 Newton will be required। ठीक। हाँ जी। क्लियर ये बात आपको? हाँ जी। सर नोट करने दीजिए। सर ये के की वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में दी होगी? हाँ, के आपको दिया होगा स्प्रिंग के लिए कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, या तो के सीधा दे रखा होगा या ये लाइन लिख रखी होगी भैया इतनी फोर्स लगानी पड़ती है। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ सर जी। लास्ट 4 सर रह गया।
सर ये 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर बता रहा है कि एक इलॉन्गेशन 1 सेंटीमीटर के प्रोड्यूस करता है के अगर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर की इलोंगेशन आएगी, ये बता रहा है। ओके सर, ये नॉर्मल एक जनरल रिलेशन। हम्म। ओके सर, ठीक है। नोटेड। हाँ जी। ये मैं जो भी एग्जांपल दे रहा था उसमें मैंने इलोंगेट किया हुआ था। एक दूसरा केस हो सकता है जिसमें हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, उनके बीच में स्प्रिंग हमारा कंप्रेस्ड है। तो इस समय स्प्रिंग की लेंथ L-x है। तो फोर्स इस समय भी K×x ही होगी, केवल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये स्प्रिंग ए और बी को आउटवर्ड पुश कर रहा होगा। तो अगर ए पे मैं स्प्रिंग से लगने वाली फोर्स की बात करूं तो ए पे स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रहा होगा और बी पर स्प्रिंग राइट की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। फील आ रही है आपको? ये स्प्रिंग खुलने की कोशिश कर रहा है और इसलिए ए और बी को आउटवर्ड धक्का दे रहा है। हाँ यस जी। सर, हाँ जी। और अगर मैं स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो स्प्रिंग पे यही फोर्स राइट की तरफ लग रही होगी, ये एक्शन रिएक्शन है। हाँ जी। ये ए पे स्प्रिंग ने लगाई ऑन ए बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग। क्या ऑन यस स्प्रिंग बाय ए। बाय ए, है ना? हाँ जी। सर, ये आप कहते हैं एफवीडी है सर? हाँ, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ना मैंने। सर लेकिन फिर इसके द्वारा लगाई हुई गई फोर्स क्यों बता रहे हैं? क्या? सर इसके द्वारा लगाई गई कहाँ पे किसके द्वारा लगा? ए के फ्री बॉडी डायग्राम में ए ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स बता रहा हूँ कि नहीं? अच्छा सर, आपने वो ए और ये सब अलग अलग एफवीडी बनाया है। अलग ओके अलग सर, मेरे को क्यों? लगा ये एफवीडी है, ये स्प्रिंग का एफवीडी है, ये बी का एफवीडी है। सर आपने एक ही बनाया। नहीं भाई नहीं, 3 एफबीडी बनाया मैंने। मेरी मेहनत को तो वैसे ही कह दे रहा, मैंने एक ही बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर इतना नोट करने दीजिए, फिर क्वेश्चन हाँ दीजिए। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे स्प्रिंग का भी कुछ मास होगा? जैसे हम रोप मासलेस लेते हैं ऐसे ही स्प्रिंग भी हम मासलेस ही लेते हैं। रोप मास वाली लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको मैसिव रोप के करवाए हैं, लेकिन यूजुअली आप स्प्रिंग का और स्ट्रिंग का मास इग्नोर कर देते हैं। तो स्प्रिंग तो आपको मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मासलेस ही मिलेंगे। सर ए पे हम इसे स्प्रिंग के बारे में बताने से सिर्फ हमने वो वाली फोर्स सिखाई है ना? हम्म। ठीक है जी, आगे चलें। हाँ जी। यस सर। तो एक एग्जांपल है, सपोज एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा मास m1 का, सपोज एक ब्लॉक, एक दूसरा ब्लॉक रखा मास m2 का, और इनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक फोर्स F m2 पर एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई है। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा देखा जा रहा है कि जब इस पे F फोर्स लग रही है तो किसी एक गिवन मोमेंट पे m2 की एक्सेलरेशन a2 है। तो F दी acceleration of m2 at this instant is a2 towards right. What is the acceleration of m1 at this instant?
सर जो आपने दिस इंस्टेंट मेंशन किया है, मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे क्या उसकी डिफरेंट एक्सेलरेशन हो रही है? हो सकती है ना, नहीं हो सकती क्या? कैसे सर? अगर इनके बीच में रस्सी लगी होती, रोप, हाँ जी। तो इन दोनों की एक्सेलरेशन बराबर आती है ना। हाँ जी। यस सर। अगर बराबर आती तो मैं इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान के F/m1 + m2 लिख देता। हाँ जी। हाँ जी सर। बट अभी इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग तो एक्सटेंसिबल होता है। हाँ यस जी। सर। तो अगर स्प्रिंग एक्सटेंसिबल है तो ये जरूरी थोड़ा है कि m2 जितना राइट की तरफ गया m1 को भी उतना ही जाना राइट की तरफ। हाँ जी। सर इनके बीच में मतलब रिलेटिव मोशन जीरो नहीं है। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन तो है नहीं ना इसका मतलब। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक सर है। ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसलिए तो बोला भैया सोच समझ के क्वेश्चन करना है ना। ये रस्सी और स्प्रिंग में डिफरेंस तो तभी समझ में आएगा ना जब ये क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। हाँ जी सर। हाँ जी। सर इसका वो क्या के तो हमें गिवन नहीं है सर। क्या कह रहे हो सर? नहीं गिवन है। हाँ जी, और किसी का आंसर? भावेन? सर रुक जाइए अभी सोच रहे हैं। सर मैं बताऊं मैं कैसे सोच रही थी इस हाँ क्वेश्चन। बोल। सर मैंने पहले M2 का FPT डायग्राम बनाया, तो ये उसमें रहा। जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स F दिखाई, हम्म। और एक इसके ऊपर M2G लग रही होगी, और हम्म। एक इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा बाय द ग्राउंड, हम्म। और एक इसको स्प्रिंग खींच रहा होगा बाय F KX। हम्म। तो फिर मैंने इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट साइड है, तो मैंने ऐसे किया था भी, सोचा था मतलब कि F माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2। हम्म। तो फिर मैंने M1 का ऐसी डायग्राम बना दिया। ठीक है। तो M1 का डायग्राम में तो सिर्फ एक मतलब टू हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सिर्फ एक ही लगेगी, वो जो जिस फोर्स से स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा। हम्म। तो फिर मैंने किया अभी के एक्स इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1। तो हम्म। फिर मैंने सोचा था भी इससे F की वैल्यू मतलब जैसे के एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हम्म। तो ये सोचा था भी, बस सोच ही रही थी भी इसको कर सॉल्व। लेना, ठीक तो कर रही है, आंसर आ जाएगा बेटे, ऐड कर दे दोनों को। ओके। आंसर आ गया, F = m1 A1 + m2 A2। तो m1 A1 की वैल्यू F माइनस m2 A2 आ गई। हाँ जी। A1 की वैल्यू F माइनस m2 A2
बाय m1 आ गई, ये आंसर है। तो मैंने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सोचा, मुझे तो बहुत मजा आ गया तेरा सॉल्यूशन देख के। बस मुझे इस पूरे में बस एक चीज नहीं समझ आई क्या? भी आपने यहाँ पे x1 क्यों लिखा? उनकी elongation गलती से सेम लिख नहीं होनी दिया बेटा, चाहिए? गलती से लिख दिया। यहाँ तक वैसा बना वो ऐड होके कैंसिल नहीं होगी। यहाँ तक तो मैं kx ही लिखता आ रहा था, वो वहां पे वैसे ही x1 लिखा गया। हाँ जी। इस पर लेंगे क्या नहीं, इसलिए हम तो ऐसे बहुत कर ही रहे हैं। बढ़िया लगा। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, तू बिल्कुल सही सॉल्व कर रही थी, आगे सोचने बैठ गई सब कुछ सही लिख के। हाँ जी। समझ में आया बाकी लोगों को? यस यस हाँ सर। सर। जी। नोट किया? सर थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। हाँ जी। यस सर। तो दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2, और ये दो स्प्रिंग्स हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स दे रखे हैं k1 एंड k2। द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम। The system is in equilibrium. Calculate the elongation in each spring. ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में पूछूंगा, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। सर मेरा शायद दूसरे पार्ट का K2 का आंसर निकल गया। सर पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू K2x। उसके अंदर F की वैल्यू पुट कर दी M2G इज इक्वल टू K2x, so M2G by K2 इज इक्वल टू x। तो सेकंड स्प्रिंग की इलोंगेशन आ गई m2g/k2। हाँ जी, हमारी भी आ गई। तुम्हारी एक साथ आती है दोनों की नहीं मतलब मेरी आ गई, इसका नहीं पता। ना? तुम इकट्ठे एक ही कॉपी में करते हो, मैं तो बता ही रहा हूँ। नहीं, अलग अलग कॉपी है। और k1 में इलोंगेशन सर K1 के लिए मैं स्टेप्स बोलने शुरू करूं? नहीं, आंसर बोलना शुरू कर। सर आंसर निकालना पड़ेगा। K1 की इलॉन्गेशन होगी M1G प्लस M2G अपॉन K1। और कोई? अंशिका? सर इसकी इलोंगेशन होगी M2G प्लस एक मिनट M1G प्लस M, एक मिनट में क्या कर दिया, हाँ M2G प्लस M1G अपॉन K2 इंटू K1। मतलब ऐसे नहीं, मतलब पहले मुझको मतलब M2G इंटू K2 लेकर जाना पड़ेगा। पता नहीं, आंसर बता रही है, आंसर नहीं समझ में आ रहा मेरे को। और मैं आपको एक मिनट। मनन, यस सर। आंसर? सर मैं ऐसे अभी आंसर निकाला, मैं स्टेप्स बना रहा हूँ। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 मान लेते हैं,
और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 मान लेते हैं। तो अगर मैं M2 का FVD बनाऊंगा तो M2 पे कौन कौन सी फोर्सेस, M2G और K2X2, क्यों भाई? हाँ जी सर। M1 का FVD बनाऊंगा तो M1 पे कौन कौन सी फोर्सेस? एक तो M1G हम्म और एक K1X1 जिसको ऊपर पुल कर रही होगी, हम्म और जो एक K2X2 वाली फोर्स उसको नीचे पुल कर रही होगी। ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है, हाँ जी। यानी M2G की वैल्यू K2X2 है, तो X2 की वैल्यू M2G बाई K2 आ गई। ये करेक्ट हो गया तुम्हारा। इसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊं, निकल गया। बोल। that x1 is equals to m2g plus m1g k2 upon k2 k1। गलत है। तो सर इसमें तो हम F इज इक्वल टू एम में लगा के फोर्स निकाल लेंगे, उससे elongation हो जाएगी। एक्सेलरेशन तो 0 है इसकी, तो नेट फोर्स 0 है, तो डाउनवर्ड फोर्स M1G प्लस K2X2 मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स K1X1। इसमें यस सर। K2X2 को मैंने यहाँ से M2G के इक्वल पुट कर दिया, तो मेरे पास K1X1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2G आ गया। तो X1 की वैल्यू M1 प्लस M2G बाई K1 आ गई। भाविन ने बिल्कुल ठीक बताया था आंसर इसका। ओके सर। क्या अंशिका कहाँ घुमाई जा रही थी गोल गोल? वो यहाँ तक तो निकल गया था, उसके बाद में कैलकुलेशन में लगता है कुछ रह गया। कुछ नहीं रह गया, उल्टा सीधा पता नहीं क्या बेहुदा सा आंसर बता रही थी। ऐसे नहीं, मेरे को ये फालतू जवाब नहीं पसंद है। कैलकुलेशन में कुछ रह गया, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? कोई तरीका थोड़ा है ये भी, कैलकुलेशन में कुछ रह गया था, है ना? दैट इज नॉट दी। एक इक्वेशन है जरा सी 2 लाइन की, उसको सॉल्व करने में तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं ठीक बैठ रही। एब्सेंट माइंडेड तरीके से कर रहे हो क्या काम? डोंट गिव मी दिस आंसर, कैलकुलेशन में कुछ रह गया था। आप ठीक से देख नहीं रहे हो इक्वेशन को, इसका मतलब ए बराबर ए प्लस बी बराबर सी को सॉल्व करने में भी दिक्कत है तुम्हें। ऐसे नहीं होता ना। तो डोंट गिव दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी इसलिए हो गया। सेकंड पार्ट है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनना जरा। सर ये वाला नोट करने दीजिए पहले। हाँ ठीक है। द अबव स्प्रिंग स्नैप्स, स्नैप्स मतलब टूट गया, ऊपर वाला स्प्रिंग टूट गया। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ M1 and M2 immediately after this? जैसे ही ऊपर वाला स्प्रिंग टूटेगा तो ऊपर वाले स्प्रिंग की फोर्स वैनिश कर जाएगी, ठीक है? तो आप ये समझोगे, बट वो स्प्रिंग डिसअपियर हो गया एकदम से। सर स्नैप करके तो तुम एक चीज हो सकता है ना उस पे, और अब कोई जी के अलावा तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, एम जी।
नहीं, नीचे वाला नहीं ना स्नैप किया, ऊपर ऊपर वाला स्नैप किया। अच्छा सर। अभी भाविन आंसर आया कोई? सर मेरी m2 की एक्सेलरेशन तो 0 आ रही है अच्छा, और m1 की एक्सेलरेशन आ रही है g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1। सर मेरा भी यही आंसर है। बता जरा अंशिका कैसे सॉल्व किया। सर देखो इमीडिएटली मतलब जैसे पहले तो मैंने M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। हम्म, तो M2 पर एक तो M2G लग रही होगी नीचे की तरफ, और एक M2G अपवर्ड लग रही होगी। इस पे एक M2G लग रही होगी और एक K2X2 लग रही होगी, जो कि हमें मालूम है M2G के बराबर है। तो इसकी नेट मतलब एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन तो 0 आएगी। हाँ जी, और फिर मैंने M1 का डायग्राम बना दिया। तो M1 पर एक तो M1G लगेगी, और क्योंकि उसकी ऊपर वाली फोर्स वो हो गई, वैनिश हो गई। तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, एक और फोर्स नीचे लग रही हाँ है। जी, एक और फोर्स नीचे लगेगी, K2X2। और K2X2 अपने को मालूम है ऑलरेडी M2G के बराबर है। तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी, और टोटल फोर्स कितनी लगी नीचे की तरफ, M1G प्लस M2G। M2G डिवाइडेड बाय इसका मास। ये मास। इसकी, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मनन। समझ आया? सर एक बार ही फिर से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा स्टेप? सर मेरे को सेकंड पार्ट में फिर से एक्सप्लेन कर ही दो एक बार। मन के ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, स्प्रिंग फोर्स, वो हट गई। यस सर। बाकी दोनों फोर्सेस तो एज इट इज बरकरार हैं। यस सर। M1G प्लस K2X2 स्टिल एग्जिस्ट। यस सर। ऊपर वाली K1X1 हट गई, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फोर्स अपॉन मास। तो M1G प्लस K2X2 डिवाइडेड बाय मास, और K2X2 को मैंने लिख दिया M2G, क्योंकि अपने को पहले से मालूम है M2G के बराबर है। ठीक है सर, ओके समझ आ गया। यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर नोट करने दो सर। सर हम्म, हमारी क्लास में फ्रिक्शन फोर्स शुरू हो गई। स्यूडो फोर्स पढ़ा दी तुम्हें? स्यूडो फोर्स तो नहीं पढ़ाई, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा दी, और डबल और ट्रिपल पुले भी कर लिए। ठीक है, आज हम सर फ्रिक्शन ओके नोट। पहले। और सर कल हम अपना मेरा टेस्ट डिस्कस कर लें। तेरे सारे क्वेश्चन तो ठीक हो गए, मेरे से क्या डिस्कस करेगी? जो क्वेश्चन नहीं हुए वो वाले क्वेश्चंस। जो बाकी के 8 बचे थे। नहीं, बाकी के 8 मैंने ना अभी ट्राई नहीं किए, वो कल से टाइम ही नहीं मिला। मैं नहीं बताऊंगा, कर उनको अपने आप। हाँ मैं कल मतलब सारे ट्राई ट्राई कर कर रात को। हाँ, तो ये क्या, मैं उनको सॉल्व करके आपको बता दूंगी, हाँ ये। ऐसे बोल। चले जी आगे। हाँ जी सर। तो आज हम पढ़ेंगे एक दूसरी इंपॉर्टेंट फोर्स, एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स देखी है दो सरफेसेस के बीच में। हमने देखा कि दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट अगर प्रेस्ड हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट दबे हुए हैं, तो उनके बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है ना। अब अगर दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं,
और वो प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और तब अगर आप एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो एक एडिशनल फोर्स डेवलप होती है जो उस स्लाइडिंग मोशन को अपोज करती है। हाँ जी। उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सपोज वी हैव टू surfaces pressing against each other। pressing against each other मतलब उनके बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है। if these surfaces slide or tend to slide against each other, an opposing force comes into picture। An opposing force comes into picture to oppose the sliding। This is known as the force of friction। अगर आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, पाम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करते हैं और उसके बाद उनको ऐसे रब करते हैं तो आपको वहां पर एक तो हीट जनरेट होती हुई दिखाई देती है, गर्म हो जाते हैं आपके हाथ। हाँ यस जी। सर। तो जब आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे की हथेलियों को, पाम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करने के बाद रब करते हैं तो आपको वहां पे एक तो हीट जनरेटिव दिखाई देती है, दूसरा आप जितनी जोर से हाथों को प्रेस करके रब करते हैं उतना आपको दोनों हाथों के बीच में एक फोर्स डेवलप होती हुई दिखाई देती है जो एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर स्लाइड करने से रोकने की कोशिश कर रही है। फील हो रहा है ऐसा आपको? यस सर। जस्ट ट्राई टू डू दैट। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को प्रेस करो और फिर स्लाइड करने की कोशिश करो। जितना जोर से प्रेस करके स्लाइड करने की कोशिश करोगे उतना आपको मुश्किल हो जाएगा उसको स्लाइड करवाना, है ना। हाँ जी सर सर। मतलब जितनी ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी। हाँ, तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे होते हैं और फिर अगर आप एक सरफेस को दूसरे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक अपोजिंग फोर्स पिक्चर में आती है। फोर्स स्लाइडिंग को अपोज करती है और ये तब लगती है जब हमारे सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे होते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस नहीं करोगे तो कोई ऑपोजिशन नहीं डेवलप होगी, है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। तो ये सपोज एक सरफेस और एक मेरे पास कोई दूसरा सरफेस, सरफेस पे फोकस करना आपने, केवल ऑब्जेक्ट पे नहीं, सरफेस पे। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं येलो ऑब्जेक्ट का तो इस पे यहाँ पे एक नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स लग रही होगी, है ना। हाँ जी। लेट अस कॉल दिस एज सरफेस 1 एंड वी कॉल दिस एज सरफेस 2। तो यहाँ पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही है, किसने लगाई किस पर? S2 ने S1 पर। बाई S2 ऑन S1, ठीक है। अब अगर ड्यू टू सम रीजंस S1 is moving towards right while S2 is stationary, S1 is moving towards right and S2 is stationary,
तो S2 के रिलेटिव S1 अगर राइट पे जा रहा है तो यहां पर एक ऐसे फोर्स डेवलप होने वाली है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी S2 ने लगाई ऑन S1। ठीक है, मतलब सर इसका मतलब ये हुआ, अगर S1 और S2 के रिस्पेक्ट में, S2 तो रेस्ट पे ही है, अगर S1 भी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगी, है ना? अगर ये मूविंग टुवर्ड्स राइट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्चुअली मूव ना कर रहा हो लेकिन मूव करने की कोशिश कर रहा हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो S1 है ये एक्चुअली मूव नहीं कर रहा, दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों रेस्ट पर है। रेस्ट पर हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो इसको पुश कर रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा, होता ना ऐसा। हाँ जी। ग्राउंड पे कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, आप उसको पुश कर रहे हो आगे की तरफ, फिर भी वो चल नहीं रहा। हाँ जी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ S1 and S2 आर एट रेस्ट, बट S2 has a tendency to slide towards right relative to S1। उल्टा लिख दिया क्या? सर उल्टा लिख रिलेटिव दिया टू ये। S2 है। S1 has a tendency to slide towards right relative to S2। S2। तो भी S1 पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। तो इस केस में भी अगर मैं S1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाले का, तो उस पे दो फोर्स लग रही होंगी, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। ये दोनों ही सर फोर्सेस किसने लगाई हैं? बाय S2। हाँ हाँ जी मनन, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ इसमें हम तो दो एक चीज से कंफ्यूज हो गए सर। इनर्शिया में भी तो हम ऐसे ही सोचते हैं, एक जिसमें जो सेकंड केस लिए जिसमें बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहा है, टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट भी तो उसकी एक। हाँ, लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस पे रखी होती तो वो चल पड़ती ना आगे। हाँ जी सर। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे। मान लो S2 फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, हम्म। मान लो S2 एक फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस। सरफेस होता और उस पे S1 राइट की तरफ मूव कर रहा होता तो कभी रुकता ही नहीं। यस सर। लेकिन S1 और S2 के बीच में रफनेस होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से S2 मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, S1, लेकिन उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है जो कि इसको स्लो डाउन करके रोक देगी, ओके सर। है ना? तो ओके सर, जो इसमें फिर इस केस में जो फोर्स एक्सर्टेड है वो इक्वल टू फ्रिक्शन है। हाँ, इस F को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स एक्सर्टेड? सर जो फोर्स वो बंदा एक्सर्ट करता दिखा रहे हैं हम। ये वाले केस में? हाँ छोड़ा सेकंड हाँ केस में। एग्जैक्टली, इसमें वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पे है, इसका क्या मतलब है? उस पे नेट फोर्स जीरो है। तो यस इस सर, तो पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। एक पुश इधर भी लग रही है, और अगर ये रेस्ट पर है, दैट मींस द पुश बाय मैन must be equal to the force of friction by S2 on a block S1। तभी ओके तो वो रेस्ट पे है। सर, हाँ इसकी जी। फिर डिपेंडेंसी तो बॉडी के मास पे होती है क्या? होती है ना, अभी बात करते हैं उसके बारे में। अभी मैं, ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। आई विल कम टू दिस केस, इस पे बहुत मेहनत करेंगे। पहले जो मैंने ऊपर वाला केस बताया ना उसके बारे में बात करते हैं जिसमें वो मूव कर रहा है। ओके सर। यहाँ सर तक वो आप कर लो एक वाला बार। पार्ट नोट करना था। हम्म।
हाँ जी सर, हो गया नोट। सर मैं कर रहा हूँ। ओके सर, हो गया। तो मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक कहलाती है काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरी कहलाती है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो मैंने पहला केस आपके साथ डिस्कस किया था वो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, और जो दूसरा केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काइनेटिक कब बोलते हैं? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces is said to be kinetic if the surfaces are actually sliding against each other। ठीक है, तो एक केस था जिसमें वो एक्चुअली मूव कर रहे थे, एक केस था जिसमें केवल टेंडेंसी थी मूव करने की। हाँ जी। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब होती है जब एक्चुअली सरफेसेस स्लाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट ईच अदर। ये पूरी बात ध्यान रखनी है, खाली ये नहीं सोचना कि मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक डिपेंड करेगी प्रेसिंग फोर्स पे। क्यों? जितनी जोर से हमारे सरफेसेस, जितनी ज्यादा फोर्स से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे डिपेंड करेगी। हाँ जी। दूसरी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ दी सरफेसेस। सर मतलब रफनेस और स्मूथनेस कितनी है? हाँ बिल्कुल, नेचर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकती है। ग्लास की टेबल पे, टेबल के ऊपर कई टेबल्स पे आपने देखा होता ग्लास लगा हुआ होता है, तो ग्लास की टेबल पे आप ग्लास रखो, नॉर्मल ग्लास, और उसको स्लाइड करने की कोशिश करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी सर। जबकि उस पे स्टील का ग्लास रखोगे तो आसानी से स्लाइड कर जाता है। कई हाँ बार आप देखते हो कि हम रबर के मैट्स बिछा के रखते हैं बाथरूम में, यस सर। शॉवर वाले एरिया में, खासकर बाथरूम में शॉवर रबर वाले मैट्स बिछा रखे होते हैं ताकि वो आसानी से स्लिप ना करें। या फिर अगर आपने देखा हो घरों में जो रैंप बना होता है जिसपे गाड़ी चढ़ाते हैं, वो रैंप जो होता है वो प्लेन बनाने की बजाय उस पे छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप शेप दे रखी हो, तो उसको रफनेस दे रखी होती है। तो यू चेंज द नेचर ऑफ द सर्फेसेस सो दैट आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चेंज कर सको, राइट। सर वो कैसे, मतलब पार्किंग वाला कैसे गए थे? जो रैंप होती है ना, जैसे घर, कई घर होते हैं जिसमें गाड़ी घर के अंदर लेकर जाने के लिए एक रैंप पे चढ़ानी पड़ती है। हाँ जी सर। जो रैंप बना होता है, वो इंक्लाइंड प्लेन जो बना होता है, वो फ्लैट नहीं बना होता, उस पे ऐसे करके अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर, नीचे है, हमारे हाँ। घर में भी है। हाँ, तो वो रफनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं ताकि गाड़ी स्किड ना कर जाए उसके ऊपर से, है ना। हाँ हाँ जी जी। सर, ठीक है। तो आप नेचर ऑफ द सरफेसेस से फ्रिक्शन की बात करते हैं, और कोफिशिएंट, सॉरी, एक नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स। नेचर ऑफ द सरफेसेस को करेक्टराइज करने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, म्यू। ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, मतलब MU तो प्रोनाउंस करने के लिए म्यू, दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ऐसे जी म्यू सर। होता है। और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ओके। और इसको सर बेसिकली मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, हम्म, कैसे मैग्नीट्यूड कह सकते हैं काइंड ऑफ। किस चीज का मैग्नीट्यूड?
फोर्स का? नहीं, जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन रहेगा, ऐसे ही ये आपको बता रखा होगा कि ये जो दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस हो रहे हैं, इनके नेचर ऐसी है, मतलब इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है। और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इज म्यू के इंटू एन। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, जितनी ज्यादा नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी फोर्स फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितनी रफनेस ज्यादा होगी, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी उनके। सर इसमें ये के कोएफिशिएंट मतलब किस लिए रिप्रेजेंट किया के? म्यू के सब्सक्रिप्ट लगाइए आपको काइनेटिक याद रखवाने के लिए। ओके सर, ठीक है। सर इसका मतलब इतना है भी जितना ज्यादा हम चलते हुए फोर्स जोर लगाकर तुरेंगे, मतलब चलेंगे, तो मतलब उतनी ज्यादा ही हम पे फ्रिक्शन लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रिड्यूस कर लेगी तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो सर अगर क्योंकि उससे कांटेक्ट कम होगा। आप पाओगे ज्यादा अच्छे से, तो आप फ्रिक्शन भी ज्यादा जनरेट कर पाओगे। सर इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इनडायरेक्टली तो मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है ही। हाँ बिल्कुल डिपेंडेंट है ना, ऐसे समझो मास, मैं मास कहना पसंद नहीं करता, आप Weight। नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स और भी तरीके से बढ़ा सकते हो ना। हाँ जी सर। Yes, sir। फोर एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी बात ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है वो, मतलब मैं उसको मास की बजाय नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स पे कहना पसंद करूंगा। सपोज ये एक वॉल है, सर एक बार ये थोड़ा सा ऊपर करना सर। बोलते हैं ये एक वॉल है, आप एक बुक लो, अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक, और इस बुक को इस वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके, ये आपने लगाई है पुश, ठीक है, हाँ जी। आप इस बुक को वॉल के अगेंस्ट ऐसे पुश करके रोक के रख सकते हो कि नहीं? हाँ जी सर सर। रख तो सकता है। और अगर आपने अपनी पुश रिड्यूस कर दी तो देयर इज अ चांस कि ये बुक नीचे को स्लाइड कर जाए। हाँ जी सर। सर देयर इज हाँ चांस है ये सर। इनफैक्ट अगर आप अपनी पुश को रिड्यूस करते जाओगे तो एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना जब बुक नीचे स्लाइड कर जाएगी, हाँ हाँ जी जी सर। सर, तो गिर बुक जाएगी के सर। ऊपर बुक का वेट लग रहा है जो हाँ उसको जी। नीचे खींचना चाह रहा है। हाँ जी सर। अब अगर आपने इसको प्रेस कर दिया, पुश कर दिया, तो यहाँ पे इस बुक पे एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी जी सर। हाँ जी सर। ऑन दी बुक। किसने लगाई है? बाय वॉल। बाई वॉल, क्योंकि वॉल के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर एक ऐसी भी फोर्स लग रही होगी बुक पे, हाँ जी नॉर्मल। नॉर्मल ये किसने लगाई है? नॉर्मल बाय प्रेसिंग, वॉल। बाय वॉल। ये भी वॉल नहीं लगाई है ना। हाँ जी। अब ये नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स क्या लगता है, जितनी ज्यादा जोर से आप पुश करोगे उतनी उतनी उधर से नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स आएगी, हाँ जी। यस हाँ सर। जी। और जितनी उधर से नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स आएगी उसी रेंज में उसी प्रोपोर्शन में फोर्स फ्रिक्शन भी आ सकती यस सर। है ना। पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों आएगी, मुझको ये बात नहीं समझ आ रही। वो कौन सा मूव कर रहा है, वो तो रेस्ट पे ही है। तो स्टैटिक नहीं आ सकती, दूसरे वाला केस। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर रेस्ट पे होते तो फ्रिक्शन लगती नहीं होती। किसने बताया? मैंने खुद ही सोचा है। मैं फिर पागल हूँ जो ये पढ़ा के आया हूँ तुम्हें अभी, ये वाला केस अच्छा ठीक है। मैंने खुद ही सोचा है, तूने क्या सोच लिया? मैं पढ़ा तो रहा हूँ, S1 हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड टुवर्ड्स राइट बट इट इज हाँ स्टिल एट जी। रेस्ट। यहाँ पे लग हाँ रही है कि जी फ्रिक्शन, इस पे तू कह रही है लगेगी नहीं। लग तो रही है तो फोर्स। रही है सर। सर एक चीज है, जब मैंने बॉल बुक को ऑलरेडी रखा हुआ है बिना किसी चीज से प्रेस करे हुए, तो वो रुकेगी कैसे वहां? सर लेकिन उसके ऊपर स्टिल एक फ्रिक्शन अपवर्ड से लगी रही होगी ना, एमजी के कारण। एमजी या- उसको नीचे खींच रहा है। अगर वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस नहीं करेगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस करेगी तभी फ्रिक्शन लगेगा। तो सर जब हम उसको जैसे ही छोड़ा हुआ है बिना एक पुश करे, अगर तब भी सर वो आपने उसको कांटेक्ट में तो आपसे है। हाथ हटा लिया तो ये फ्रीली फॉल करेगी। सर कांटेक्ट का क्या हुआ जो बुक और उसके बीच में वॉल के? खत्म हो जाएगा।
हाँ जी सर, मैं समझ गई। तो इसका मतलब जब हम उसको पुश लगाना छोड़ देंगे तो जो mg है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी देन फ्रिक्शनल फोर्स, पुश तभी वो नीचे लगानी छोड़ गिरता है। दोगे तो नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। हाँ जी। नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स के खत्म होते फ्रिक्शन भी खत्म। फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक प्रेस नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। हाँ जी। ओके सर। ठीक है। हाँ यस जी। सर। हाँ जी सर। तो खैर ये एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शन का हो गया क्योंकि ये बुक रेस्ट पर है। लेकिन द आइडिया इज की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे और एक नेचर ऑफ द सर्फेसिस पे, राइट। यस हाँ हाँ सर। जी जी। सर। सर नोट करना होगा अभी कर पार्ट लो, में। note कर लो। जूम आउट कर दो। और नहीं सर ठीक है। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी। हाँ जी सर। सर मैं एग्जांपल नोट कर रहा हूँ। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ऑब्वियसली टच कर रहा ग्राउंड को ये। और इस 3 kg के ब्लॉक और इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खाली लिख रहा हूं मैं, और जब कुछ नहीं बताया होता तो ये कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सब चलता है। फिलहाल तो स्टैटिक खैर हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी। और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.2। ठीक है। हाँ जी। ओके इस, सर। इस मूवमेंट पे इस ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। Determine its acceleration at this moment. Then calculate the time in which it will come to rest. रफ सरफेस पे किसी चीज को स्लाइड करवा के छोड़ दोगे तो परमानेंटली तो स्लाइड करती नहीं रहेगी। हाँ जी। हाँ जी सर। तो इस एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि देखो वो क्यों रुक गई और कितनी देर में रुक गई, है ना।
सर सर हम उससे फ्रिक्शन फोर्स तो निकाल लेंगे 6 न्यूटन की। उसके बाद हमने जब एक्सेलरेशन निकाली सर, अभी तो हमें बस ये किया ना उसकी लेफ्ट साइड में 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी है। तो सर एक्सेलरेशन हम बस ये सोच के करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेट फोर्स है। और कौन कौन सी फोर्स है उस पे? और तो हमें देखनी नहीं चाहिए क्योंकि वो mg और n है। हाँ ठीक है ना, फिर सॉल्व कर ले, ठीक तो है, सही सोच रहा है। सर तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल। सर मेरा टाइम भी आ गया, हम्म 10 सेकंड्स। बिल्कुल सही। हाँ जी सर, उससे 10 सेकंड्स भी अगर साथ में। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस? एक लग रहा होगा, mg एक लग 30 रहा होगा, न्यूटन। और क्लियरली ये हमारे सरफेस पे लेफ्ट की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इस पे इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा, जिसको लेंगे। ठीक यस है। सर। अब फोर्स डायग्राम को देख के पता चल रहा है इसके पास इधर को एक्सेलरेशन आएगी, राइट? यस सर सर। तो सबसे पहली बात, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो mg मस्ट बी इक्वल टू n। यहाँ से n की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई, हाँ जी सर। और इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई म्यू के इंटू एन, यानी कि 6 न्यूटन, और इससे एक्सेलरेशन आ गई, क्लियरली एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ के, तो एफ के बाई एम, तो 6/3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, है ना? यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा कि कितना चल के रुक जाएगी, तो सर किसी इक्वल टू प्लस डायरेक्शन को 80। प्लस ले लो, इसको प्लस लूं, सर जिधर मोशन हो रहा है लेफ्ट। तो लेफ्ट को प्लस ले लो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन -2 इंटू टी, तो यहाँ से टाइम टेकन आ जाएगा 10 सेकेंड। यस ठीक सर। है, हाँ जी अब सर। इनका हाँ जी सर। सर ये नोट करना, मैं थोड़ा इंटर पार्ट भाई। क्या नोट करना है, तूने कर तो लिया था ये सारा? सर मैंने बिना नोट करे करा था क्योंकि तब मेरा क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था। सर वाला ऊपर वाला डायग्राम दिखा दो। ठीक है, हम्म। सर थोड़ा सा। चलो ठीक है, आज का सेशन यहाँ क्लोज करेंगे। शीट भेजूंगा मैं आप लोगों के लिए, उसके अंदर इसके नॉर्मल रिएक्शन के, टेंशन के और फ्रिक्शन के सबके क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व करनी है वो शीट आपने, ठीक है? हाँ जी सर। सर हमारे जो पहले दो शीट रह गई, एक शीट के डाउट्स भी बाकी है अभी, कौन सी वाली शीट की डाउट्स बात? टेंशन वाली। टेंशन वाली शीट तो के। CRE 02। सीआरई 2 अभी हुई ना डिस्कस हमारी पूरी पे? नहीं, CR1 नहीं हुई थी अभी। चलो ठीक है, तो कल वाली क्लास में सीआरई 2 भी डिस्कस करेंगे, और ये वाली शीट आज मैं भेज दे रहा हूँ, अभी सॉल्व करनी है आपने, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। सर मैं अभी नोट कर रहा हूँ। हाँ कर लो आप, ठीक है बेटा, आप लोग एग्जिट कर सकते हो। ओके, बाय सर। बाय बेटा।